तुमने ही तो घर का बंटवारा करवाया था, तुम इसकी जिम्मेदार हो। सोनम के पति की तबीयत खराब रहने लगी, बहुत परेशान हो गई। पैसों का इंतजाम कैसे हो? उसने घर का सारा पैसा लगा दिया, घर के सारे गहने बेच दिए। लेकिन फिर भी उसके पति करण के इलाज में पैसों की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से सोनम को अपना घर भी बेचना पड़ा और वह फिर भी किराए पर आ गई। लेकिन अभी भी उसका घमंड नहीं टूटा। घर के सारे पैसे लग गए, मकान तक बिक गया। करण की हालत में रामपाल और सरस्वती घर के वह दो बड़े लोग थे जो पूरे घर को संभाल रहे थे। उनके दो बेटे थे, एक करण और एक राज। करण बड़ा बेटा था और राज छोटा बेटा था। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम दिव्या था। दिव्या घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी गई। ऐसे ही समय बीता और बड़े बेटे की अच्छी सी नौकरी लगी, तो उसकी भी शादी की डेट निकलवा दी। उसकी शादी होने के बाद घर में बड़ी बहू आई, जिसका नाम सोनम था। सोनम थोड़ा तेज मिजाज की लड़की थी, थोड़ी नकचड़ी थी। उसे ज़्यादा किसी की बातें सुनना पसंद नहीं था। वह सुनती कम और सुनाती ज़्यादा थी। घर के कामों में भी उसका मन नहीं लगता था। एक काम को करने के लिए चार बातें सुनाती थी, और गलती से भी किसी और का काम करना पड़ा तो ताने दिए बिना छोड़ती नहीं थी। कुल मिलाकर सरस्वती को बड़ी बहू थोड़ी नकचड़ी मिल गई। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। बात बात में बड़ी बहू सास को ताने देती थी। बड़े बेटे की शादी के बाद सरस्वती की सबसे बड़ी बेटी आई अपने मायके, रक्षाबंधन के त्योहार पर आई। पहले तो उसने अपने छोटे भाई को राखी बांधी और छोटे भाई ने उपहार में उसे 2100 रुपये और एक साड़ी दी। जब वह बड़े भाई के पास गई राखी बांधने, तो उसकी भाभी मुंह बनाकर खड़ी हो गई कि आ गई रक्षाबंधन पर खर्च करवाने। बड़ी बहू का खुद का तो कोई भाई था नहीं, तो उसे क्या पता भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। मुंह बनाकर खड़ी हो गई और मन में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। दिव्या के भाई ने अपनी पत्नी सोनम से कहा, अलमारी में कुछ रुपए हैं जो मैंने अलग से निकाल कर रखे हैं, उन्हें ले आओ। जब दिव्या की भाभी अलमारी से पैसे निकालने गई तो उसने कुछ 2100 रुपये और एक साड़ी रखी हुई थी। 2100 रुपये देखकर सोनम का दिल जल उठा और वह गुस्से में अपने पति को घूरने लगी। करण ने अपनी पत्नी को घूरते हुए देखा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सामने दिव्या राखी बांध रही थी। सोनम ने अपनी चालाकी दिखाई और 101 रुपये साड़ी के ऊपर रखकर अपने पति करण को दे दिए। करण ने उन पैसों पर नज़र डाली तो उसने देखा कि वहाँ 101 रुपये, लेकिन फिर भी उसने वह पैसे और साड़ी अपनी बहन को दे दी। लेकिन अंदर से वह बहुत गुस्सा था अपनी पत्नी की, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन वह अपनी बहन के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, तो वह चुप रहा और सब कुछ देखता रहा। दिव्या राखी बांधकर कमरे से सीधी अपनी मम्मी के पास गई। सरस्वती ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उसने दिव्या को गले से लगा लिया और आंखें भरकर रोने लगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर खूब रो रही थी। दिव्या पूरे 8 महीने बाद पहली बार अपनी मम्मी से मिलने आई थी। कमरे में करण ने अपनी पत्नी सोनम से पूछा, तुमने 2100 रुपये हटाकर 101 रुपये क्यों रखे? इतना सुनकर सोनम ने कहा, आपको क्या लगता है कि सारे पैसे आप अपनी बहन को दे देंगे? तो उसे ही दे दो ना, घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे मत कहना कि घर में ये राशन क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारे पैसे अपनी बहन को दे दिया करो। इतना सुनकर करण ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह रक्षाबंधन का त्योहार है और उसे पैसे देना मेरा हक है। और 2100 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है, साल में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है और तुम मेरी बहन के लिए ऐसा बोल रही हो? तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें पता चलता कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। इतना सुनकर सोनम ने करण की तरफ घूरती निगाहों से देखा और वहां से चली गई। लेकिन अब करण कुछ नहीं कर सकता था। दिव्या भी 3 दिन बाद अपने मायके से अपने ससुराल के लिए चली गई, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे बहुत याद कर रहे थे। त्योहार पर हुए खर्चों को लेकर घर में बहुत कलेश हो गया और सरस्वती भी अपनी बहू को बहुत समझाने लगी कि बेटा ऐसा मत बोलो, वह तुम्हारी ननद है। लेकिन फिर भी सोनम ने कलेश करना नहीं छोड़ा। सरस्वती और रामपाल दोनों ही अपनी बहू को समझाने में लग गए, लेकिन सोनम तो समझने के लायक ही नहीं थी। उन्होंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया और जाने दिया, क्योंकि वह इतने दिनों में इतना तो समझ चुके थे कि सोनम को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। और वह लोग चुप हो गए और अपने कमरे में चले गए। ऐसे ही दिन कट रहे थे। सरस्वती का घर अब रोज के कलेश और झगड़ों से और तानों से भर चुका था। उसे बस यही डर सताता था कि कहीं मेरे छोटे बेटे की बहू भी ऐसी ना निकल जाए।
अगर छोटी बहू भी ऐसी आ गई तो उसकी ज़िंदगी तो नरक बन जाएगी। वह भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे एक अच्छी बहू देना। सरस्वती बहुत सीधी सादी और समझदार औरत थी। ऐसे ही बड़े बेटे की शादी को 4 साल हो गए और करण और सोनम का एक लड़का और एक लड़की थी। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी। बेटे का नाम उन्होंने कार्तिक और बेटी का नाम पायल रखा। सबकी ज़िंदगी बस यूं ही कटे जा रही थी। कुछ समय बाद ही राज के लिए एक रिश्ता आया। राज की एक सरकारी नौकरी थी, वह अस्पताल में एक सरकारी कर्मचारी था। उसकी शादी संगीता नाम की लड़की से हुई। संगीता बहुत सीधी सादी और बहुत समझदार लड़की थी। रिश्तों को निभाना उसे बखूबी आता था। उसे रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छे से पता थी। जो सरस्वती ने भगवान से मांगा था, शायद वह उसे मिल गया। सरस्वती ने एक अच्छी और सुलभ बहू मांगी थी और वह उसे मिल गई। संगीता और सोनम बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट थी। सोनम नकचड़ी थी तो संगीता बिल्कुल सीधी सादी लड़की। छोटी बहू के आने के बाद रामपाल और सरस्वती की जिंदगी में तो मानो जैसे खुशियां ही आ गई हो। छोटी बहू संगीता रामपाल और सरस्वती का बहुत ध्यान रखती थी। उसे पता था कि सास ससुर की सेवा कैसे करनी है और जेठानी के बच्चों को भी खिलाती थी। सोनम हमेशा संगीता से चिढ़ती रहती थी क्योंकि संगीता जब से आई थी तब से ही अपने सास ससुर का ख्याल रखती थी, उनकी सेवा करती थी, उन्हें टाइम पर चाय, टाइम पर खाना, घर का सारा काम करती थी। इसलिए ही वह घर में सबकी चहेती बन चुकी थी। संगीता को उसके सास ससुर रामपाल और सरस्वती दोनों ही बहुत प्यार करते थे। ऐसा नहीं था कि वो दोनों सोनम से प्यार नहीं करते थे, बस सोनम उस प्यार को महसूस नहीं करती थी क्योंकि उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि उसके सास ससुर उससे नफरत करते हैं। सोनम बस यही देखती रहती थी कि मेरे सास ससुर किसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो इसलिए संगीता से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी। संगीता को भी अब घर में रहते रहते और सब कुछ देखते देखते 2 साल हो चुके थे और उसे एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम सूरज था। सब लोग बच्चों के साथ जिंदगी जी रहे थे, लेकिन सोनम का चिढ़ना और ताने मारना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। संगीता को अपने 3 साल के बेटे को पकड़कर खाना खिला रही थी क्योंकि बच्चे तो खाना पीना खाने में नखरे दिखाते ही हैं, और उसके साथ खेल रही थी। यह देखकर सोनम आग बबूला हो गई और सोचने लगी, यह तो अपने बच्चों के साथ खेलती रहेगी, घर का काम कौन करेगा, मैं। वह दौड़कर अपनी सास सरस्वती के पास गई और कहने लगी, मम्मी भला ये क्या बात हुई। संगीता को देखो अपने बेटे के साथ आराम से खेल रही है, मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं भी उनके साथ खेलने लग जाऊं, घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। इतना सुनकर सरस्वती ने कहा, बहू, छोटी बहू तो रोज ही खाना बनाती है, घर के सारे काम भी करती है। अगर एक दिन तुम ही खाना बना दोगी तो क्या चला जाएगा, और वैसे भी अभी तो शाम होने में 2 घंटे बाकी हैं। अभी से तुम्हें खाने की चिंता सता रही है। मुझे नहीं लगता कि वह खाना बनाने से इनकार करेगी। वह खाना ज़रूर बनाएगी, लेकिन अभी बहुत समय है। वह अपने बच्चों को खाना खिला रही है, इसमें कौन सी गलत बात है। बच्चों के साथ खेलना पड़ता है और तुम खाने की चिंता मत करो। अगर तुम बनाना चाहती हो तो बना दो, नहीं तो छोटी बहू तो बना ही देगी। इतना सुनकर सोनम आग बबूला हो गई और वहाँ से गुस्से में चली गई। शाम को संगीता ने खाना भी बनाया, सबको खिलाया भी। अगली सुबह जब सब लोग उठे तो सोनम ने सिर्फ अपने बेटे कार्तिक और बेटी पायल के लिए लंच तैयार किया और उन्हें स्कूल भेज दिया। सरस्वती अपनी बहू सोनम के पास गई और बोलने लगी, तुमने अपने दोनों बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर लिया, लेकिन तुमने संगीता के बेटे सूरज का लंच क्यों नहीं तैयार किया। इतना सुनकर सोनम कहने लगी, मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो उसके लिए लंच बना दूँ। वह खुद उठे, अपने बेटे के लिए लंच बनाए। आज से मैं अपने बेटे और बेटी के लिए ही लंच तैयार करूँगी। मेरे को किसी ने खरीदा नहीं है, मैं घर के काम को करने के लिए नौकरानी नहीं हूँ। इस घर में वह महारानी आराम से सोए और मैं सबके लिए लंच बनाऊं। इतना सुनकर सोनम गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन सरस्वती ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई और उसने अपने पति रामपाल से कहा कि सुनिए, अपनी बड़ी बहू को तो देखो, उसके नखरे होने लगे हैं। वह हर चीज़ अपना अपना करने लगी है। मुझे तो लगता है कि अब इन लोगों का बंटवारा करना ही सही रहेगा। आज तो बड़ी बहू ने हद ही कर दी। आज तक जो सहा वह बहुत हुआ, लेकिन सहने की भी एक क्षमता होती है। अब वह क्षमता मेरे पास नहीं है। मैं कितना सहूँ आप ही बताएं। आज तो बहू ने सिर्फ अपने बच्चों का ही लंच बॉक्स बनाया और कहा कि छोटी बहू अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स खुद बनाएगी और हर काम के लिए वह अपना अपना करने लगी है। मुझे लगता है कि अब बंटवारे का समय आ चुका है, दोनों का बंटवारा कर दिया जाए। इतना सुनकर रामपाल ने भी सहमति जताई। सरस्वती ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बेटा,
अगर तुम इतना ही अपना अपना करती हो तो ऐसा करो, आज से तुम दोनों ही अलग हो जाओ। जिसको मेरे साथ रहना है वह रहे, जिसको नहीं रहना है ना रहे। इतना सुनकर सोनम ने कहा, हाँ मम्मी जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि इस घर का बंटवारा हो जाए। अब मैं और सबके साथ नहीं रह सकती। मुझे और मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों को अलग कर दिया जाए। मैं अब बंटवारा चाहती हूँ। अच्छा हुआ आपने बोल दिया, वरना मैं आपसे बोलने वाली थी। सरस्वती और रामपाल ने दोनों बहू और बेटों का बंटवारा कर दिया। बड़ी बहू को सामने वाले मकान में भेज दिया और उस मकान में अपनी छोटी बहू और बेटे के साथ रहने लगी। अब दोनों घर के सभी लोग बिल्कुल अलग अलग हो चुके थे। बड़ी बहू अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो चुकी थी और छोटी बहू अपनी सास सरस्वती और ससुर रामपाल के साथ रहती थी। लेकिन छोटी बहू संगीता को भरोसा था कि उसकी जेठानी अपने बच्चों को लेकर ज़रूर आएगी। आखिर खून के रिश्ते कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन सोनम ने भी अब ठान ली थी कि अब वह दोबारा कभी उस घर में नहीं कदम नहीं रखेगी। ऐसे ही सालों बीत गए और सोनम का बेटा बड़ा हो गया और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। उसकी भी शादी होने वाली थी। कार्ड भी सोनम ने एक नौकर के हाथों अपने ससुराल भिजवाया था। यह देखकर सरस्वती का तो जैसे दिल ही टूट गया। उसने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा, भला ये कौन सा तरीका है शादी में बुलाने का? वह खुद भी तो यहाँ आ सकती थी। भला अपने लोगों को भी कोई ऐसे बुलाता है? क्या एक नौकर के हाथों शादी का कार्ड भिजवाया है? इतना सुनकर छोटी बहू ने कहा, मम्मी, शादी में तो हमें जाना ही होगा, बेशक कार्ड किसी ने भी भिजवाया हो। अगर हम शादी में नहीं गए तो आस पड़ोस के लोग भी हमें घमंडी कहेंगे। और आखिरकार सोनम दी आपकी बड़ी बहू और मेरी जेठानी है। हमारा फ़र्ज़ है वहाँ जाना। मैं नहीं चाहती कि लोग बातें बनाएं। हमारा वहाँ जाने में ही फ़ायदा है और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन जेठानी जी ज़रूर यहाँ आएंगे। ऐसे ही सोनम ने अपने बेटे की शादी करा दी और बेटे की शादी के 6 महीने बाद ही सोनम के पति की तबीयत खराब रहने लगी। वह बहुत परेशान हो गई और पैसों का इंतज़ाम कैसे हो, उसने घर का सारा पैसा लगा दिया, घर के सारे गहने बेच दिए। लेकिन फिर भी उसके पति करण की इलाज में पैसों की कमी हो रही थी। लेकिन सोनम इतनी घमंडी थी कि उसने एक बार भी अपने ससुराल में फ़ोन करके नहीं बताया कि उनके बेटे की तबीयत खराब है और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसकी वजह से सोनम को अपना घर भी बेचना पड़ा और फिर वह किराए पर आ गई। लेकिन घर के सारे पैसे लग गए, मकान तक बिक गया। करण की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा, लेकिन अभी भी वह नौकरी करने की हालत में नहीं था। अब उसे अपने सास ससुर की याद आने लगी और वहाँ जाने के लिए मन बनाने लगी। उसने इस बारे में अपने पति करण से बात की और कहा, जी मुझे लगता है हमें आपकी मम्मी के पास जाना चाहिए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। इतना सुनकर करण ने कहा, वहाँ जाने की दोबारा बात मत करना। अब माँ मुझसे बहुत नाराज़ होंगी। तुम्हारी वजह से मैंने वह घर छोड़ा था। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी मम्मी पापा को छोड़ दिया। आखिरकार बंटवारा तुम्हारी वजह से ही हुआ था। अब कोई फ़ायदा नहीं है पछताने से। मुझे बस एक बार माँ से मिलना है, तुम बस उन्हें बुला दो। सोनम ने अपने पति की ऐसी हालत देखी तो अपने ससुराल में अपने ससुर जी के पास फ़ोन किया और उन्हें आने के लिए कहा। सारे लोग अस्पताल आए। सोनम की सास ससुर सरस्वती और रामपाल और उसकी छोटी देवरानी संगीता और उसका देवर राज, चारों ही अस्पताल पहुंचे। और उनके बिना कुछ कहे ही सरस्वती ने अपनी बहू सोनम से कहा, बेटा, बहुत दिन हुए तुम्हें अलग हुए। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहो। हमारे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी बहुत जगह है। हमने तुम्हें कभी अलग समझा ही नहीं। बस हमें इंतज़ार था कि तुम आओगी, लेकिन तुम नहीं आए। आज हम तुमसे कह रहे हैं कि शायद अब तुम हमारे साथ चल सकते हो। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। इतना सुनकर सोनम की आंखों में आंसू आ गए और वह सरस्वती के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और अपनी सास सरस्वती से कहने लगी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया। आपको इतने ताने दिए, इतने घर में कलेश और लड़ाइयाँ की, और मैं यहाँ तक गिर गई कि मैंने घर का बंटवारा करा लिया। अब मैं बहुत पछता रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे घर की बहुत याद आती है, आप सबकी बहुत याद आती है। मैं बहुत गलत थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना सुनकर सरस्वती ने उसे अपने पैरों में से उठाया और उसे गले लगाकर कहा, बहू, हमने तुमसे कभी नफ़रत की ही नहीं थी। हम तो हमेशा से इंतज़ार करते थे कि तुम एक दिन आओगे और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या सरस्वती ने अपनी बड़ी बहू को माफ़ करके ठीक किया या गलत? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।